नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और आज के इस वीडियो में हम कैपिटल बजटिंग की जो अपनी सीरीज़ चल रही है उसका नेक्स्ट जो मेथड है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, जो कैपिटल बजटिंग की एक मेथड है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या है, उसका एक एग्जांपल हम लेंगे। साथ ही में हम जानेंगे एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, और फिर हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड को। तो आज का ये जो वीडियो है ये अपना कैपिटल बजटिंग का बहुत ही एक शानदार टॉपिक है, बहुत ही एक शानदार वीडियो है, जो कि आपकी अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की, दोनों में ही आपके लिए ये फायदेमंद है। तो करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। अब देखो, अब तक अपन ने क्या पढ़ लिया, हमने पीछे ट्रेडिशनल मेथड पूरे देख लिए थे, जिसमें हमने पे बैक पीरियड मेथड और हमने ARR मेथड कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो देख लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। और मॉडर्न मेथड्स को क्या कहते हैं दोस्तों? डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम अभी जान लेंगे। इसमें हम बात करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड की, NPV इंडेक्स मेथड की, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड की, और एक रहेगा अपना डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। हालांकि ये सारे एक जैसे ही है, इन सब का कॉन्सेप्ट एक ही है, तो बहुत आसान है। ये वीडियो अगर आपने समझ लिया तो ये सारे ही आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स क्या होता है? देखो, कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर, यानी हम क्या करते हैं, हमारे पास जो प्रोजेक्ट है, इन प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, और इन इन्वेस्टमेंट से हमें क्या एनुअल या ऑप्टिमम या टेंटेटिव हमें रिटर्न्स मिलेगा, उसका ही एस्टिमेशन करना क्या होता है, कैपिटल बजटिंग होता है। तो ये फ्यूचर से रिलेटेड है, इसलिए फ्यूचर को हमें किस पे लाना पड़ेगा, प्रेजेंट लेवल पे लाना होगा, और उसके लिए हमें फ्यूचर अर्निंग्स के जो प्रेजेंट वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन ज़रूरी है कि उसको हम कैलकुलेट करें। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि आप 2025 में हो, आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, ए नाम का कोई प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट चलेगा 2035 तक, और इसमें जो अर्निंग आपको स्टार्ट होगी, फॉर एग्जांपल आपको 2028 से अर्निंग स्टार्ट होगी, तो 2028 में जो आपको पैसा मिलेगा, 29 में, 29 में, 30 में जो पैसा मिलेगा, तो वो पैसा उन सालों में मिलेगा, यानी फ्यूचर में मिलेगा। तो आप चाहते हो कि ये जो फ्यूचर में मिलेगा पैसा, इसकी आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, क्योंकि 2028 में 2025 की तुलना में इन्फ्लेशन भी चेंज हो जाएगा, या यूँ कहे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जो चीज़ें 2025 में 100 रुपये की मिल रही है, वो चीज़ें 2028 में उन्हीं चीज़ों के आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 120 रुपये। तो मीन्स क्या हुआ कि 2028 का 120 रुपया आज के 100 रुपये के क्या है, बराबर है। मीनिंग तो यही हुआ कि फ्यूचर में मिलने वाला ज़्यादा पैसा आज के कम पैसों के बराबर है, या यूँ कहे फ्यूचर में मिलने वाला 100 रुपया आज के 100 रुपये से क्या है, कम है, आज के 90 रुपये के ही बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इन मेथड्स में एक टाइम फैक्टर का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए इसे टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है, या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स भी कहा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं जो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जो आगे की जो साल है, ईयर है, उनमें मिलने वाले पैसे में हम किसका एडजस्टमेंट करेंगे, टाइम फैक्टर का एडजस्टमेंट करेंगे, और टाइम फैक्टर का एडजस्टमेंट करके उन पैसों की हम प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इन मेथड्स का नाम क्या होता है, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। अब क्या है ये प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, आराम से समझते हैं कि फ्यूचर में जो हमें कैश इनफ्लोज मिलेंगे, अभी हमने बात करी 2028 की, तो 2028 में मिलने वाले कैश इनफ्लो के भाव या वैल्यू 2025 में क्या है, इसको हम पर्टिकुलर हमारे पास क्या होगी, एक रेट होगी, उस रेट को हम इन्फ्लेशन रेट भी कह सकते हैं, या फिर ये कहे इसको हम कौन सी रेट कहेंगे, डिस्काउंटेड रेट कहेंगे। जिस रेट पे हमें डिस्काउंट करना है उस रेट को, कि पर्टिकुलर 10% की महंगाई अपन मान के चले, तो हमने 10% पे इसको क्या करना है, डिस्काउंट करना है, और डिस्काउंट करके हम लेकर आएंगे प्रेजेंट वैल्यू पे, और ये बताएंगे कि 2028 का फॉर एग्जाम्पल जो 100 रुपया है वो 2025 के 80 रुपये के बराबर है। तो 2025 में जो 2028 का 100 रुपया है उसकी वैल्यू कितनी रहती है, 80 रुपये। तो हम ये कहें कि अगर हमें
2028 में 100 रुपये मिल रहे हैं, तो हमें ये मानना चाहिए कि आज के वो कितने रुपए के इक्विवेलेंट है, 80 रुपये के ही इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर इस टाइम फैक्टर का एडजस्टमेंट करना ही क्या कहा जाता है, टाइम एडजस्टेड कहा जाता है। अभी हम इसको समझ लेते हैं किस तरीके से हम इस वैल्यू को करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा C1/1 प्लस R। पीवी कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फॉर द फ्यूचर कैश इनफ्लो। C1 इनको क्या कहेंगे, कैश फ्लो फॉर n ईयर्स, जहाँ तक कंटिन्यू आपकी ईयर चलती है वहाँ तक। R अपना किसके लिए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। R किसके लिए है, डिस्काउंट फैक्टर और इंटरेस्ट रेट, जिस भी रेट पे हम उसको डिस्काउंट करना चाह रहे हैं। और n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर। फॉर एग्जाम्पल इसको समझते हैं कि आज जो वर्तमान में हमारे पास 1 रुपया है, उसकी 1 साल बाद क्या प्राइस होगी यदि हम उसको किस रेट पे डिस्काउंट कर रहे हो, 10% पे। तो 1/1 प्लस 0.10, तो उसकी हमारे पास वैल्यू होगी 0.909। यानी कि आज का 1 रुपया, सॉरी कल का 1 रुपया, कल का मतलब नेक्स्ट ईयर का 1 रुपया आज के 90 पैसे या 91 पैसे के ही क्या है, इक्वल है। हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि भविष्य में मिलने वाला रुपया वर्तमान के रुपये से क्या होता है, कमतर होता है, या उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो यदि आपको फर्स्ट ईयर 2000 रुपये कैश इनफ्लो मिल रहे हैं, तो वो दिखने में 2000 है, लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू हम 10% डिस्काउंट निकालेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू होगी 1818 यानी 1818 रुपीज़। अगर 3000 अपन को मिल रहे हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, 2478 रुपये। 4000 की 3004 और 5000 की 3415। यानी हमें दिखने में तो ये लग रहा है कि हमने जैसे मान लो ये कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में हमने इसको इन्वेस्ट किया है। पहली साल हमें 2000 रुपये की इनकम हुई, दूसरी साल 3 की, तीसरी साल 4 की और चौथी साल 5 की। दिखने में तो हमें कितने साल की इनकम हुई है, कितने रुपए की इनकम हुई है, 14,000 की। बट हमने जब इसमें किसका एडजस्टमेंट किया, टाइम फैक्टर का एडजस्टमेंट हमने जब किया और 10% रेट पे हमने इसको डिस्काउंट किया, तो हमारे सामने इनकी प्रेजेंट वैल्यू आई ये वाली। और इन जब हमने प्रेजेंट वैल्यू का हमने टोटल किया तो हमारे सामने आया 10,715। यानी कि जो हमें 4 सालों में 14,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, उनकी अगर आज वर्तमान में हम वैल्यू देखें, प्रेजेंट वैल्यू देखें, तो हमारे पास उसकी वैल्यू है 10,715। बस इसी चीज़ को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। यानी फ्यूचर में मिलने वाला पैसा प्रेजेंट के पैसे से क्या होता है, कम होता है, या यूँ कहे उसमें एक इन्फ्लेशन का इफेक्ट आता है। तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी इंटरनल वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। इंटरनल वैल्यू क्या होती है, रुपये की, कम हो जाती है। इसको मैं एक दूसरे छोटे से एग्जांपल से समझाऊं। ऐसे समझाओ कि 2025 में मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे आप 50,000 रुपये दे दो, मैं 2028 में आपको 55,000 रुपये दे दूंगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कितने रुपए कमा लिए, 5,000 रुपये कमा लिए इंटरेस्ट की। लेकिन आप एक बार सोच के देखो कि 2025 में मैं जितना बाइंग पावर 50,000 रुपये की है, क्या 2028 में वो बाइंग पावर 55,000 की है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आप 3 साल के फैक्टर पे निकालोगे तो 3 साल का फैक्टर होगा ये। तो 50,000 को आप 0.751 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसके इक्विवेलेंट ये होगा। मैं यहाँ पे आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता हूँ बहुत आसानी से कि जो 50,000 है उसको हमने 0.751 से, तो वह वैल्यू हुई 37,550। यानी कि अगर हम 10% पे डिस्काउंट कर रहे हैं और कितने का कर रहे हैं, 50,000 का, तो 3 साल बाद इनकी वैल्यू होगी 37,550। तो आप खुश थे कि आपने 5,000 रुपये कमाए, बट एक्चुअली आपने लॉस में आप चले गए। बस यही हम इसको समझना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है, तो हमें एक पर्टिकुलर रेट पे उनको डिस्काउंट करना होता है कैश इनफ्लो को, और निकालनी होती है उनकी प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का। बिल्कुल जो अभी हमने देखा वही है, कैसे क्या होता है वो समझते हैं। The net present value method calculates the difference between the present value of cash inflows and the initial investment of project। यानी जो प्रोजेक्ट है उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें और उससे मिलने वाले जो कैश इनफ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू में क्या डिफरेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू उसको कहा जाता है। अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल में जाऊं तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसमें, यानी फॉर एग्जांपल हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल कितने का कर रखा है,
12,000 का कर रखा है, तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लोज की वो कितनी है 10,715। तो 12,000 और 10,715 का जो डिफरेंस आएगा उसी को हम कहेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसी को क्या कहेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर इवेलुएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। यानी कि अगर मैं कैपिटल बजटिंग की बात करूं तो कैपिटल बजटिंग में जो सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला मेथड कौन सा है, एनपीवी मेथड है। एनपीवी कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्काउंटेड फ्यूचर कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। यानी ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया और ये हमारे हो गए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जो हमारी 10,715 जो भी आई है पिछले क्वेश्चन में उसको हमने देखा। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के इवेल्युएशन का यह बेस्ट मेथड है, लेकिन इसका यूज उसी टाइम किया जाता है जब मैनेजमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ रिटर्न पहले से ही क्या कर दी जाए, डिटरमाइन कर दी जाए। यानी कि हम किस रेट पे इनको डिस्काउंट करेंगे, ये रेट कौन डिसाइड करके देगा हमें, ये रेट मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। और ये रेट डिसाइड करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। इसकी लिमिटेशन में हम यही चीज़ जानेंगे कि ये रेट डिसाइड करना ही इजी टास्क नहीं होता। ये रेट डिसाइड होने के बाद इस रेट पे डिस्काउंट किया जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उन दोनों का डिफरेंस लेकर हम क्या देखेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू देख लेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल यहाँ पे डिसीजन किस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पे हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और ये हमारा उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तब हमारा एनपीवी 3 तरीके से होगा, या तो एनपीवी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या क्या होगा, 0 होगा। यदि आपका एनपीवी पॉजिटिव आता है तो हमें वो प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। यदि अगर एनपीवी नेगेटिव आता है तो हमें वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना है। और अगर 0 एनपीवी आता है तो हम एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, एक्सेप्ट रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट पे डिपेंड करेगा। अपन वो जो पिछला एग्जाम्पल है उसी को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, 12,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई है इस एग्जाम्पल में 10,715। अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000 यानी 12,000। दोनों का हमने डिफरेंस लिया तो एनपीवी क्या आ रही है नेगेटिव। यानी कि हमको दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि हमने कितने कमाए 14,000, बट जब इनको हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए तो इनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हुई 10,715। हमने इन्वेस्ट कितना किया 12,000, कमाया कितना 10,715। तो हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या बनी माइनस में 1285। तो जब यदि आपकी एनपीवी नेगेटिव है तो हम क्या कहेंगे, इस ऑफर को या इस प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इसको रिजेक्ट कर देना है। और यदि यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कितना होता 15,000 होता तो एनपीवी हमारी क्या होती पॉजिटिव होती, तब हम कहते हैं प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है। और यदि हमारा इन्वेस्टमेंट भी 10,715 ही होता तो एनपीवी हमारी क्या होती 0। और उस टाइम पे ये मैनेजमेंट का कंसर्न रहता कि इसको एक्सेप्ट करे या इसको रिजेक्ट करें। आई होप डिसीजन क्राइटेरिया आप समझ गए होंगे। अब एक इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चंस दूर हो जाएंगे। क्या है, नो प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल अनलेस द यील्ड इज 10%। यानी कोई सा प्रोजेक्ट में अगर 10% का वो नहीं हो रहा तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैश इनफ्लोज ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट अलोंग विथ कैश आउटफ्लोज आर गिवन। हमें आउटफ्लो भी दिया हुआ है और इनफ्लो भी। आउटफ्लो का मतलब होता है दोस्तों इन्वेस्ट करना, यानी आपकी संस्था से पैसा बाहर गया है, बाहर गया मतलब आपने इन्वेस्ट किया है। तो आपने शुरुआत वाले साल में कितना किया 1.5 लाख का, और नेक्स्ट ईयर आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा 30,000। इनफ्लो शुरुआत में कुछ हुआ नहीं, पहले साल से आपको 20,000, 30, 60, 80 और 30,000 आपको इनफ्लो हुआ। द सेल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द 5th ईयर इज ₹40,000। यानी जब 5वीं साल कंप्लीट हो जाएगी, आपका प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगा, तो वहाँ पर जो स्क्रैप होगा उस स्क्रैप की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है 40,000। तो ये भी क्या है एक तरीके से इनफ्लो ही तो हुआ। Calculate the present value. The present value of ₹1 for 5 year at 10% discount factor is 0.909, 0.826, 0.75। अब आप इसमें यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है कि आपको अगर ये नहीं दी हुई हो तो आप इस फॉर्मूले से इसको क्या करोगे कैलकुलेट करोगे। आपके कैलकुलेटर में जो सिटीजन वाला आपके पास कैलकुलेटर है उसमें बड़े ही आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। इस कैलकुलेटर से या सॉरी इस कैलकुलेशन से आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। होपफुली ये दी हुई भी होती है एग्जाम में और कई बार नहीं भी दी हुई
होती है। अब बात करते हैं इसके पूरे कैलकुलेशन की। हमने 10% फैक्टर पे ऑलरेडी ये दी हुई थी, हमने इसको रख लिया। इधर हमने पहली साल पे जो इनफ्लो हुआ वो रख लिया, दूसरी ईयर का, तीसरी का, चौथी का, पाँचवीं का, और पाँचवीं साल में ही हमें 40,000 की क्या मिल रही है, सेल्वेज वैल्यू मिल रही है। जो इनका प्रेजेंट पीवी फैक्टर था उससे हमने कैश इनफ्लो को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और हमने क्या निकाले, प्रेजेंट वैल्यू निकाली। तो हमने सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली मल्टीप्लाई करके, इन सबको हमने टोटल कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम निकालेंगे अपनी एनपीवी। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। तो इनकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 1,86,130, यानी 1,86,130। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अब देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो दो तरीके से किया हुआ था इसमें। एक तो शुरुआत में 1,50,000 का किया था, और नेक्स्ट ईयर कितना किया था, 30,000। तो इनकी भी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, जीरो जो ईयर है उसमें तो 1 रुपये की वैल्यू भी क्या है, 1 की है, तो 1.5 लाख हो गया। नेक्स्ट ईयर हमने 30,000 इन्वेस्ट किए थे, लेकिन अगली साल 1 रुपये की वैल्यू कितनी है, 0.909। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्तों, 1,77,270। इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया और हमारी एनपीवी आ गई 8,860। एनपीवी यदि पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, नेगेटिव है तो रिजेक्ट किया जाएगा, जीरो है तो छोड़ दिया जाएगा, मैनेजमेंट इसका ट्रीटमेंट करेगा। अब इसका डिसीजन वही होगा, जिस प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव और मैक्सिमम होगा उसे एक्सेप्ट किया जाता है, नेगेटिव वाली एनपीवी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर तो चलो हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है, अगर अपने पास प्रोजेक्ट हो एक से ज़्यादा तो जिसका एनपीवी सबसे ज़्यादा होगा उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन नेगेटिव एनपी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं, टेक्निकल इतना ही है। पीवी फैक्टर हमें दी हुई डिस्काउंट रेट पे निकालना होता है, कैश इनफ्लो को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, सारे प्रेजेंट वैल्यूज का टोटल करना होता है, इस टोटल में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करके एनपीवी फाइंड आउट करना होता है। फिर लास्ट में आपको डिसीजन क्राइटेरिया लिखना होता है, क्योंकि कैपिटल वेस्टिंग में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो लास्ट में आपको इसका कंक्लूजन जरूर ड्रॉ करना होता है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है एनपीवी मेथड का। बेनिफिट्स ऑफ होल लाइफ, यानी प्रोजेक्ट की सारी लाइफ का यह क्या करता है, इवैल्यूएशन करता है, तो पूरी लाइफ का उसका बेनिफिट मिलता है। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम फैक्टर, इस मेथड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी हुई है, टाइम फैक्टर को दी हुई है, कि फ्यूचर में मिलने वाला रुपया प्रेजेंट में मिलने वाले रुपये से क्या होता है, कम होता है। सो हमें फ्यूचर को किस लेवल पे लाना होगा, प्रेजेंट लेवल पे लाना होगा, तो इसको टाइम फैक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैक्सिमम वेलफेयर, इससे हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उससे मिलने वाला हमें जो प्रॉफिट है उसको हम प्रेजेंट लेवल पे लेके आते हैं, और हम जो एक फर्म होती है उसका मैक्सिमम वेलफेयर की बात करते हैं, ये पे मैक्सिमम अर्न प्रॉफिट की बात करते हैं। अप्रोप्रिएट इन द सिचुएशन ऑफ अनइक्वल अर्निंग्स, जहाँ पर अनइक्वल अर्निंग हमें मिल रही हो वहाँ पर ये जो मेथड है सूटेबल मेथड होता है। कंपैरिजन बिटवीन रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, यानी जब प्रोजेक्ट होते हैं 2, 3, 4, यानी कैसे, जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट ए है, ये हमें 1 लाख का रिटर्न दे रहा है 4 साल में, ये भी इतने का दे रहा है, ये भी इतने का, ये भी इतने का, लेकिन इनकी सबकी जो अर्निंग है वो अनइक्वल है, तो हम इनका क्या निकाल ले, एनपीवी निकाल ले। तो एनपीवी डेफिनेटली बात है, क्योंकि एनपीवी का प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग सब में चेंजेज होगा तो जिसकी ज़्यादा होगी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो एक कंपैरिजन हो सकता है आराम से प्रॉफिटेबिलिटी में, ये इसके एडवांटेजेज है। अब बात करते हैं इतने एडवांटेजेस होने के बाद भी कुछ डिसएडवांटेज है या लिमिटेशन है। पहली बात, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने में, यानी समझने में थोड़ी सी क्या है, जैसे पे बैक था, ARR था, उनके सामने थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है। डिफ़िकल्टी इन डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह दो या डिस्काउंट रेट कह दो, डिस्काउंट रेट, उस डिस्काउंट रेट को डिटरमाइन करना ही क्या है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है। नॉन सूटेबल फॉर मल्टी कॉस्ट प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें कई तरह की कॉस्ट लगती हो, कई अलग अलग टाइम पे कॉस्ट लगती हो, तो उस तरीके के प्रोजेक्ट में ये सूटेबल नहीं हो पाती है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसका कैलकुलेशन। डिफ़िकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, प्रोजेक्ट कितनी लाइफ चलेगा, उसकी क्या लाइफ है, इसको भी कैलकुलेट करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है।
अब हम बात करें, क्यों ना हम हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था और उस पे जो एनपीवी है, इन दोनों का क्या निकाले, रेशियो बना ले, ताकि हम चीज़ों को क्या कर सके, इजीली एक्सप्रेस कर सके, इजीली एक्सप्रेस कर सके। यदि हम ये कहें कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम 1 रुपया मान लें, तो हम इस तरीके का रिलेशन बनाएं कि हमारी एनपीवी 1 रुपये से ही कंपेयर हो जाए, कि वह 1 रुपये से ज़्यादा है या 1 रुपये से कम है या 1 रुपये के इक्वल है। तो पिछले जो एनपीवी है उसको रेशियो में प्रेजेंट करना ही क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। समझते हैं इसको क्या है। इट इज ए रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर केस इनफ्लोज, यानी इट इज ए रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर केस इनफ्लोज, यानी फ्यूचर में मिलने वाले जो केस इनफ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू का क्या है, एक रेशियो है, डिस्काउंटेड एट एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न पर हमने फ्यूचर में मिलने वाले कैश इनफ्लो को क्या किया है, डिस्काउंटेड किया है। तो इन डिस्काउंटेड केस इनफ्लोज का इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ क्या रेशियो बनता है, इस रेशियो को ही क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, यानी इसके अलग दो नाम हो रहे हैं। नेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी इसको कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी इसको कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है यूजीसी नेट वालों को, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम प्रिपरेशन करने वाले या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों को, कि एग्जाम में उनको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, इसका दूसरा एक नाम और भी है, इसको बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी कहा जाता है। कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। आउटफ्लोज का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो टोटल आउटफ्लो का यानी कैश इन्वेस्टमेंट से जो प्रेजेंट वैल्यू है ऑफ किनकी, कैश इनफ्लोज की, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, पीवी इंडेक्स कहा जाएगा। अगर एनपीवी की बात करें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का इनिशियल कैश आउटफ्लोज के साथ क्या करना, रेशियो डिसाइड करना, दैट इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स कहा जाएगा। डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहेगा, यदि हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, यानी कि पीवी की बात कर रहे हैं कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन कैश आउटफ्लोज, तो अगर हमारा पीवी अगर 1 से बड़ा है, यानी 1 से ज़्यादा अमाउंट आ रही है, रिजल्ट आ रहा है, तो हमें उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है। 1 से कम आ रहा है तो रिजेक्ट करना है, और 0 आ रहा है तो अप टू मैनेजमेंट। और यदि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू का इनिशियल केस आउटफ्लोज से कंपेयर कर रहे हैं या रेशियो डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यदि ये पॉजिटिव आती है तो एक्सेप्ट करेंगे, यदि नेगेटिव आती है तो रिजेक्ट कर देंगे, और 0 आती है तो अप टू मैनेजमेंट। अगर हमारे पास कई सारे प्रपोजल की सिचुएशन हो जिसमें जिस प्रपोजल का पीवी या एनपीवी मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, उसे क्या कर लिया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब इसको समझते हैं इलस्ट्रेशन से, और यहाँ पर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, द इनिशियल कैश आउटले ऑफ ए प्रोजेक्ट इज ₹50,000, यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया आपका, 50,000। इट जनरेट्स कैश इनफ्लोज ऑफ ₹20,000, 15,000, 25,000, 10,000 इन फर्स्ट 4 ईयर। तो इसकी लाइफ कितनी हो गई, 4 साल हो गए, और 4 सालों के हमें कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं। यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, appraise profitability of proposed investment assuming 10% discount rate. The present value of ₹1 at 10% discount factor for your 4 years 0.909, 0.826, 0.751 एंड 0.683, यानी आपको मोस्टली ये दी हुई होती है। अगर नहीं दी हुई है तो हमारा वही फॉर्मूला, इससे आपको क्या कर लेनी है, कैलकुलेट कर लेनी है। देखते हैं, पहली साल में हमारा कैश इनफ्लो है 20, सेकेंड में 15, थर्ड में 25, फोर्थ में 10। पीवी फैक्टर निकाल लेते हैं 10% पे, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ था, हमने इनको रख लिया। अब इन दोनों को यानी कैश इनफ्लो को और पीवी फैक्टर को कर देते हैं मल्टीप्लाई, और हमने निकाली प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि जो हमें 20,000 फर्स्ट ईयर मिल रहे थे उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 18,180। हमने इनका कर लिया टोटल 56,180
75 यानी 56,175। अब हम बात करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की, एनपीवी, टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल आउटले। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 56,175 जो कि ये रही, इनिशियल आउटले जो कि हमने लिख लिया ये रहा। हमारी एनपीवी कितनी आई, 6175 यानी 6175 हमारी एनपीवी आई। तो यहाँ तक तो कौन सा मेथड था, एनपीवी मेथड था। एनपीवी अगर पॉजिटिव होती है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब इसकी बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या पीवी इंडेक्स की बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट इनफ्लोज अपॉन इनिशियल कैश आउटफ्लोज। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 56,175 अपॉन 50,000। तो हमारा जो आया आंसर वो आया 1.1235। तो हमने कहा यदि पी आई ग्रेटर देन 1 हो तो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। क्या ग्रेटर देन 1 है, जी बिल्कुल ग्रेटर देन 1 है, तो हमने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट। एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज मोर देन 1 द प्रपोजल कैन बी एक्सेप्टेड, यही बात ये लिख रहा है। अब अगर हम नेट प्रॉफिट और एनपीवीआई की बात करें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इनिशियल कैश आउटलेज, यानी कि ये जो एनपीवी हमने फाइंड आउट करी थी इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम एनपीवीआई इसकी फाइंड आउट करते हैं। एनपीआई फाइंड आउट करेंगे तो देखो 6175 डिवाइड बाई 50,000 तो हमारे पास आया 0.1235 यानी 0.1235। हमने कहा यदि ये क्या हो, पॉजिटिव हो तो एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव हो तो रिजेक्ट कर देंगे। तो एनपीवी एक तरीके से इस तरीके से भी आई है, ये लो, यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में से हम क्या माइनस कर दे, ₹1 माइनस कर दे तो भी हमारे पास क्या आएगी, एनपीवी ही आएगी। यानी 1.1235 में से यदि हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास यही फिगर आएगा। तो एज पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज पॉजिटिव द प्रपोजल में एक्सेप्टेड, यानी एनपीवीआई पॉजिटिव होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, पीवी अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सी कैपिटल बजटिंग की ये मेथड है। और अगर आप एग्जाम दे रहे हो बीकॉम की, बीबीए की, एमबीए की, जहाँ पे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो और कैपिटल बजटिंग आपके सिलेबस में है, तो बहुत ही आसान सा ये टॉपिक है, आप इसमें बहुत ज़्यादा स्कोरिंग करोगे। अब हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लास को आईआरआर मेथड पे, इसके लिए आप बने रहिए करियर एजुनेस्ट के साथ। आप प्ले लिस्ट में जाके इस सीरीज़ की सेकंड लास्ट जो क्लास है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को, उसको ज़रूर एंजॉय करिए। जल्द ही मुलाकात होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो देखते रहिए। आपका अपना करियर एजुनेस्ट। धन्यवाद।